आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा। अब तक में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो मोबाइल बनाने वाली मारूफ कंपनी से अपील की है, मुतालबा किया कि वो भारत के अंदर आईफोन तैयार ना करे। जी हाँ नाजरीन, बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मोबाइल फोन बनाने वाली मारूफ कंपनी एप्पल से भारत में आईफोन तैयार न करने का उन्होंने मुतालबा किया है। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि अमरीकी सदर के मुताबिक उन्होंने एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक से कहा है कि वो नहीं चाहते कि टेक्नोलॉजी कंपनी अपनी प्रोडक्ट जो है वो भारत में तैयार करे। हालिया बरसों में आपको बता दें कि एप्पल ने चीन में डिवाइसेस की प्रोडक्शन पर इन्हिसार कम करने के लिए भारत में सरमायाकारी में इजाफा किया है, लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एप्पल से भारत में आईफोन तैयार न करने का मुतालबा किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज उन्हें टिम कुक के साथ कुछ मसला हुआ था और उन्होंने उन्हें कहा कि वो उनसे उनके दोस्त है और उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है और यहाँ 500 अरब डॉलर्स लाने वाले थे, मगर अब मैंने सुना है कि वो सब कुछ भारत में बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो ऐसा ना हो। यह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। एप्पल ने फरवरी 2025 में अमेरिका में 500 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का ऐलान किया था। कंपनी भारत में आईफोन की प्रोडक्शन आइंदा चंद बरसों में बढ़ाना चाहती है। अभी 90% आईफोन चीन में असेंबल होते हैं, ताहम कंपनी आइंदा चंद बरसों में 25% फोन भारत में तैयार करना चाहती है। अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्होंने टिम कुक से कहा कि उनके साथ उनका बहुत अच्छा सलूक है और चीन में जो प्लांट्स आपने लगाए उन्हें कबूल है, मगर भारत में उनकी तामीर में दिलचस्पी नहीं रखते। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है और वो चाहते हैं कि ये प्लांट अमेरिका में लगाए और एप्पल की जानिब से अमेरिका पर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एप्पल बनाने वाली कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव है उनसे ये कहा गया है। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे, बात जरा अब शाम की भी करते हैं, क्योंकि हालिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो शाम पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उसके बाद ही शाम के अंदर जो है वहां पर जश्न भी मनाया गया है। शाम पर से पाबंदी हटाने का अमरीकी सदर के फैसले के बाद शाम के लोग सड़कों पर आए और उन्होंने जश्न मनाया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के शहजादा हैं, उनकी सालसी की हैं, जिसके बाद ही ये जो हालिया अमरीकी सदर का जो मशरिकी वस्ता दौरा, जहां उन्होंने सऊदी का भी दौरा किया है, उसके साथ साथ ही सऊदी अरब के दौरान ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर पाबंदियां हटा दी और उसके साथ साथ ही जो शाम के सदर हैं उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के अबूरी सदर से भी मुलाकात की है, जो 25 बरसों में दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। और शाम पर पाबंदियां हटाने के बाद वहां पर लोगों की जानिब से जश्न भी मनाया गया है और ये मुलाकात शाम के लिए एक बड़े बदलाव और मोड़ की निशानदी करती है, जो असद खानदान की 50 साल हुक्मरानी के खात्मे के बाद हो रही है। शाम पर से इक्तिसादी पाबंदियों के खात्मे के ऐलान और उससे मुलाकात की खबर पर शाम भर के लोगों ने सड़कों पर खुशी मनाई और जश्न मनाने के लिए रात भर आतिशबाजी की। शाम के शहरियों को उम्मीद है कि उनकी कौम एक बार फिर आलमी मालियाती निज़ाम और मईशत से जुड़ जाएगी और ये बदलाव एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब उन्हें सरमायाकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका भी शाम पर से इक्तिसादी पाबंदियां हटाने के लिए आगे बढ़ेगा। शाम में 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी से पहले ही एक सख्त कंट्रोल शुदा सोशलिस्ट मईशत के तहत जदोजहद कर रहा था और 1979 से दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती के इल्जाम में अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी थी।
एक तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिकी वुस्ता दौरा, लेकिन दूसरी तरफ से गजा के अंदर इजरायली बमबारी में इजाफा हुआ है और ताज़ा बमबारी में तकरीबन 80 से ज़ायद अफराद हलाक, जबकि हलाकतों की तादाद 52,000 के पार पहुंच चुकी हैं। इजरायली फौज की जानिब से गजा पट्टी में बमबारी के नतीजे में कम से कम 100 के करीब अफराद हलाक हुए हैं और ये उस वक्त ये बमबारी की जा रही है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिकी वुस्ता दौरा, और जो हलाक हुए हैं उनमें गजा के शुमाली हिस्से में ये तकरीबन 59 अफराद मारे गए। और गजा इजरायली फौज की तरफ से जो शदीद बमबारी की जा रही है कैसे वक्त में की जा रही है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिकी वुस्ता के दौरे पर है, और ये उस वक्त भी हो रहा है जब जो इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू उनकी जानिब से भी कहा गया है कि अब बमबारी गजा के अंदर मजीद बमबारी की जाएगी और उसके साथ साथ ही हमास को ख़त्म किया जाएगा। जो इसके साथ साथ ही वहाँ पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से जो हवाई बमबारी है, फ़िज़ाई बमबारी है, उसमें इजाफा किया गया है और हर एक इलाके को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 100 के करीब अफराद जाम बाग हुए हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। अभी भी सड़कों पर मलबे तले दबे हुए लोग हैं और जहां इमरजेंसी टीमें उन तक नहीं पहुंच सकी हैं। और उसके साथ साथ इजरायली फौज का इस मामले पर कोई बयान अगरचे सामने नहीं आया है, ताहम ये कहा गया है कि फौज इस बारे में रिपोर्टों की तस्दीक करने की कोशिश कर रही है। इजरायली पुलिस की रिपोर्टों में आज जो है हुकाम की जानिब से कहा गया है कि हमास के मिलिट्री सरबरा और दीगर ओहदेदारों को हाल ही में खान यूनिस के अंदर इजरायली हमले में उन्हें मारा गया था। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे, बात जरा हालिया कशीदगी की करते हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान के साथ जो हालिया कशीदगी हुई है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इस सिलसिले में अब जो है भारत की जानिब और उसके साथ साथ ही टर्किया और चीन के साथ जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब उसके बाद ही भारत की जानिब से जो टर्किया के प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट भी किया गया है। और एक बड़ी और अहम खबर कि जामिया मिलिया इस्लामिया का बड़ा फैसला भी सामने आया है, जहां पर टर्की के साथ तमाम मुआहदे मुअत्तल कर दिए गए हैं और कौमी सलामती के पेश नज़र कहा गया है कि ये फैसला लिया गया है। JNU का भी टर्की यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदा मुअत्तल है और जामिया मिलिया इस्लामी ने इस हवाले से एक एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कौमी सलामती के मफाद में इस तरह का फैसला लिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली और जमहूरिया टर्की की हुकूमत से वाबस्ता किसी भी इदारे के दरमियान मफाहमत की कोई भी यादाश्त MOU अगले अहकाम तक फौरी तौर पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और जामिया मिलिया इस्लामिया मजबूती से कौम के साथ खड़ी है, उनकी जानिब से बयान सामने आया है। जहां पर गुज़श्ता रोज़ भी इस तरह के जो सेब हैं यहाँ पर टर्किया के, उनका भी बायकाट कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही जो टर्की जाने वाले जो लोग होते हैं, जहाँ हिंदुस्तान से कुछ लोग, उन्होंने अपने वो दौरे भी मनसूख कर दिए हैं। तकरीबन 50% से ज़्यादा वो दौरे उन्होंने मनसूख कर दिए हैं और आज बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की जानिब से भी जो उनके साथ MOU साइन किए गए थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। एक तरफ जहां टर्किया का बायकाट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दगान की जानिब से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की हिमायत नहीं छोड़ूंगा। ये उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान भी किया गया। उन्होंने कहा कि भारत माशी और सफारती बायकाट की धमकी ना दे, ये उनकी जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत में टर्किया बायकाट की आवाज़ जो है इस वक्त बुलंद की जा रही है, बुलंद हो रही है
और इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी तुर्किया का बायकाट किया गया, कुछ प्रोडक्ट्स का बायकाट किया गया है और उसके साथ साथ ही अब यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से MOUs मुअत्तल कर दिए गए हैं और जो तुर्किया जाने वाले लोग थे उन्होंने भी अपने दौरे मनसूख कर दिए हैं। और ये तब हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी हुई है उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके साथ साथ ही जब तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत की गई है उसके बाद ही भारत की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है और भारत पाक कशीदगी के दौरान अब खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में आने के बाद जहां भारत ने तुर्किया के साथ कई किस्म के सफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का फैसला किया, वहीं तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की जानिब से भी इस मामले पर एक बयान आया है जिसमें वो कहते हैं कि तुर्किया हमेशा से ही अमन पसंद मुल्क रहा है, लेकिन बढ़ती कशीदगी के मामले में पाकिस्तान की हिमायत में जो फैसला उन्होंने लिया है वो उससे वापस नहीं आएंगे। Between Pakistan and India, the tension that broke out was ended with ceasefire, and I wish to express our pleasure for this. The nefarious terror attack, or with the missile attack against Pakistan, we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With Brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very significant. We, with patience and common sense and right approach, for this approach we congratulate the Pakistani brothers and sisters, and in the next phase बढ़ती आगे बात जरा भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बाद वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वाज़ेह है कि कौन गोलीबारी बंद करना चाहता था। हमने दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों को तबाह करके वो अहदाफ हासिल किए जो हमने करने का इरादा किया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात जारी हैं, ये पेचीदा मुज़ाकरात है, सब कुछ होने तक कुछ भी तय नहीं होता है। No, look, ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position that because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. On the trade remarks, let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. I think that would be
our expectation from the trade deal, and until that. चलिए नाजरीन, अब जरा जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला से। उड़ी बारामुल्ला में जो सड़क हादसा हुआ, जहां पर ट्रैक्टर को एक हादसा पेश आया, उसमें अब 2 लोगों की जान चली गई है। उड़ी सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बाक हुए हैं और एक अभी भी शदीद जख्मी है, जो कि अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। ये उड़ी के अंदर ये हादसा पेश आया है, जिसमें इशफाक अहमद नामी नौजवान, जिनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, ये दच्छी का रहने वाला है, और उसके साथ साथ ही एक और जो अब्दुल रज़ाक, जिसकी उम्र 27 साल बताई जाती है, ये शदीद ज़ख्मी है, अस्पताल के अंदर अभी भी जेर इलाज है। और आबिद हुसैन, जिसकी उम्र 26 बरस बताई जाती है, और इनकी भी मौत हुई है। इस हादसे में तकरीबन 2 लोगों की मौत और एक अभी भी शदीद जख्मी और अस्पताल के अंदर जेर इलाज इस वक्त है। ये ट्रैक्टर को हादसा पेश आया, उस वक्त हादसा पेश आया है जब ट्रैक्टर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर अचानक सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरा और इस ट्रैक्टर पर सवार 3 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए थे और इन जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अब मरने वालों की तादाद जो है वो 2 हो गई। पहले एक इसमें की मौत हुई थी, जिसके बाद ही अब मरने वालों की तादाद 2 पहुंच गई है, जबकि एक अभी भी जेर इलाज है। डिप्टी कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल ने सिविल इंतजामिया के तमाम अफसरान के हमरा पूंछ बाजार और शलिंग से मुतासरा मार्केट का दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने मौके पर ही रेवेन्यू हुकाम को हिदायत जारी की कि नुकसानात का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि मुतासरा दुकानदारों को बरवक्त इमदाद फराहम की जा सके। बाजार में ज़्यादातर दुकानें दोबारा खुल चुकी हैं और अवाम बड़ी तादाद में मामूलात ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। दफातर भी खोले जा रहे हैं और हालात तेज़ी से मामूल पर आ रहे हैं। पुलिस और सिविल इंतजामिया ने ज़िला पूंछ के तमाम शहरियों से अपील की है कि वो अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने घरों को वापस जाएँ। जिला में मुकम्मल तौर पर अमन कायम है और इंतजामिया हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रही है। जो हमारी बस स्टैंड का विज़िट किया हमने, जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान थे, उनसे कुछ रूट्स की, बसेस की हम उनकी प्रोग्रेस का कुछ रिव्यू करने आए थे। फिर हमने मार्केट विज़िट किया है। मार्केट में सब दुकानें जो हैं खुली हैं और लोग धीरे धीरे जो मार्केट्स में आ गए हैं। और मेरे सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने पिछले लास्ट वीक में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अपनी दुकानें खोल के रखी। एसेंशियल कमोडिटीज़ जो थी, दवाइयाँ थी, चाहे वो रोज़ की ज़रूरत की सामान था, दूध था बच्चों के लिए या सब्ज़ी थी, इन्होंने बहुत दिलेरी दिखाते हुए मैक्सिमम टाइम दुकानें खुली रखी, ताकि जो पुंछ की आम आवाम है, उसे जनता है, उसे कोई परेशानी ना हो। तो उसी लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनसे उनके कुछ बातें पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरी टीम पूरी यहाँ मेरे साथ ट्रैवल कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ टंडन साहब भी हैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, और भी यहाँ के बहुत से शहरी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। सर, स्कूल बच्चों का क्या सर ओपन? आज जैसे 2 जोन्स के स्कूल खुले हैं और हाँ, डे बाय डे पे हम डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के साथ टच में हैं। उनके साथ भी हम स्कूल से धीरे धीरे खोलने, हर जोन में खोलने की कोशिश करेंगे। जो लोग अभी तक शायद घर पहुँचे नहीं हैं, उनके लिए क्या? अजीब मुझे बताया गया है कि काफ़ी 40-50% जो लोग, काफ़ी लोग आ चुके हैं, और जो कुछ लोग क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो मंडे को छुट्टी थी, उस कारण वो एक्स्ट्रा रह गए जम्मू में, और धीरे धीरे करके लोग वापस आ। सर, जो चोरी हो रही है लोगों के घर में सर? जी, कोई एक इंसिडेंट मेरे सामने आया, मैंने एसपी साहब को बता दिया, और उन्होंने कोई गट्स प्लान जो है टाउन की हर वार्ड के लिए बनाया। उन्होंने मुझे कल शाम को डिटेल में तफसील से उनसे बात की थी कि जो ट्रेडर कम्युनिटी और लोकल जो उनके कुछ कंसर्न है रिगार्डिंग इसके लिए, तो उन्होंने एक पुख्ता प्लान बनाया और उसका आप देखेंगे अम्मी जामा उसको शाम को हर वार्ड में पूरा बचाएंगे। तो सर, क्या आश्वासन देते हैं काम को? अब पब्लिक को यही है कि जी आप अपनी दिनचर्या जैसे आप पहले चलाते थे उसको कंटिन्यू रखें, बहुत कुछ नहीं। हिंद पाक के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह से राजौरी और पूंछ अजला में 7 मई को तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और जंगबंदी के बाद हालात बेहतर होने के साथ ही गुज़श्ता रोज़ सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया और दोबारा स्कूल खुलने की हिदायत जारी की इन मुतासरा इलाकों के अंदर, जिसके चलते सब डिवीज़न थाना मंडी में दरस व तदरीस का अमल दोबारा से बहाल हो गया। मकामी लोगों ने सरहद पर जंगबंदी को नाफिज करने की पहल करने के लिए हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया है। जंगबंदी ने न सिर्फ अमन बहाल किया बल्कि तलबा को एक
एक हफ्ते के बाद बगैर किसी खौफ और डर के अपनी तालीमी मामूलात पर वापस आने के काबिल बनाया है। I welcome the decision of Indian government to cease firing across the borders. We are very happy to come back to school. Our government had taken the best step of taking the steps to across the cease firing the borders. We are very happy now. People get affected on the borders. People were killed there. Civilians were killed there. We are very happy now to cease firing this. Sir. Boss of Yasin English Public School थाना मंडी। सबसे पहले हम जो शहीद हुए हैं, चाहे वो हमारे लोकल्स हों या सोल्जर्स हों, उन्हें हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ये जो वार है, ये जो जंग है, इसने एक लोगों के दिलों में डर का माहौल पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से हर एक इलाके के हर एक आदमी को सफ़र करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वी होप दैट वी विल नॉट कम अगेन इन डिवास्टेटिंग फायर। थैंक यू। आई एम रिहान तारिक फ्रॉम क्लास 8। I thank our Prime Minister Shri Narendra Modi for took a great stand over India, proud to be an Indian and proud in whole world. We welcome the decision of ceasefire and hope for better. Thank you very much Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force, जिन्होंने ये एक ऐसा माहौल हमारे यहाँ पे डर का पैदा हो चुका था, लेकिन उनकी वजह से हम सारे एक आराम से हमको सो सके, हम आराम से अपने काम कर सके। ये उन्हीं जो हमारे सोल्जर्स हैं, ये सब उन्हीं के वजह से हो रहा है। हमारे बच्चे सफ़र थे, पेरेंट्स हमें कॉल कर रहे थे कि स्कूल खोलिए, स्कूल का वो भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं सफ़र ना हो, चूँकि पढ़ाई सफ़र। I am Manju, principal of Yasin English Public School. As you know, everyone, that after the challenging period, today we reopen our school. I have been here for 10 years, but this is the first time I am witnessing this war, this situation. I am from Kerala, of course, everyone knows that. The whole world were looking forward to the war, and they were panic and all. And my relatives, my villagers, my friends, everyone calls me, and I also wanted to go back, but I believed the Indian Army, the defense system, and the government, and also the people here. पहाड़ी कल्चर फोरम जम्मू कश्मीर के रुकन राजा एजाज की क़यादत में आज एक टीम ने उड़ी का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासर इलाकों में जाकर मुतासरीन से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया कि बंकर तामीर किए जाए और जो नुकसान हुआ है उसका मुतासरीन को भरपूर मुआवजा फराहम किया जाए, जबकि जिनका मकान पूरी तरह से तबाह हो चुका है उन्हें रिहायशी मकान बना कर दिया जाए ताकि उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने मज़ीद कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मुतासरीन को बहुत जल्द मुआवजा फराहम किया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। बदकिस्मती है हमारी कि अगर यहाँ से कोई तखरीबकारी को ख़त्म करने के लिए हमारे मुल्क ने कोई एक्शन किया है तो उसके बदले में जो हमारा हमसाया मुल्क है उन्होंने हमारे लोगों को टारगेट किया है। एक बड़ी बदकिस्मती की बात है, और उन लोगों को जिनको वो अपना कहना चाहते हैं, हम हैं नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हम लोगों को वो किस चीज़ की पनिशमेंट दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 70-75 साल से इन बॉर्डरों पर बैठकर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अपनी फ़ौज के साथ। उस वजह से ये हमें एक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट है। अब यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि पहले भी कई हुकूमतें आई, उन्होंने बंकर्स का ये तब भी तजज़िया हुआ था जब ये LOC फायरिंग होती थी, तो लेकिन जो ही फायरिंग तेज़ होती है तो बंकर की डिमांड आ जाती है, जब फायरिंग ख़त्म हो जाती है तो जो प्रोजेक्ट बैठ जाते हैं। और उसके अलावा जो पहले भी प्रोजेक्ट आए यहाँ जिसमें बंकर्स की सेंक्शन हुई, वो सारे सियासी इसमें नज़र हो गए उन लोगों के, क्योंकि जब तक कि आप बंकर मेरिट पर नहीं दोगे, किस जगह ज़रूरत है किस जगह ज़रूरत नहीं है, तब तक ये बंकर का कोई फ़ायदा नहीं है। आज हमने जो पूरे हालात देखे, इनको अप्रिशिएट करते हुए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस्तदा करते हैं कि नंबर 1 एक अप्रिसिएशन आप निकालिए कि यहाँ टारगेट एरियाज़ में कौन से ज़्यादा थ्रेटेंड एरिया हैं, ज़्यादा काम, और उसके बाद उसके मुताबिक यहाँ बंकर सेंक्शन करिए, और जो बंकर सेंक्शन करिए वो बंकर आप इंडिविजुअल होना चाहिए।
कम्युनिटी बंकर बहुत कम यहाँ स्कूल हैं, पंचायत हैं, उधर चलते हैं, लेकिन इंडिविजुअल या जगह मुख्तलिफ हैं, दूर दूर से लोग बसते हैं, तो इसलिए इंडिविजुअल बंकर चाहिए। और वो जो बंकर बनवाएं उनको फिर गवर्नमेंट अपनी एजेंसी से बनवाए और जिसको वो अपना सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले ले, वरना कल तो यहाँ बात बैठ जाएगी, फिर ये बंकर वहीं रह जाएंगे। दूसरा जो यहाँ नुकसान हुआ है, जिन लोगों का कंप्लीट नुकसान हुआ है, जिनके पास कुछ नहीं बचा हुआ, हमने देखे बहुत ही गरीब लोग हैं वहाँ, उनके मेरे ख्याल में 2 टाइम का गुजारा भी नहीं है। उनके लिए हमने रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उन्हें मकान बना के दिए जाएं, बजाय इसके कि कोई भी पैसा दिया जाए 5 लाख 10 लाख, उनसे वो पैसा खर्च हो जाता, काम पूरा नहीं होता, फिर वो सड़कों पर आ जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जो मुख्तसर ख़त्म है बिल्कुल मकान और गुर्बत है जिन लोगों की, उनको मकान बना कर दिए जाएं। ये जो राजरवानी का ये जो एरिया है ना, ये कभी मतलब ये हिट में नहीं आया है। ये मतलब पहले हुई 2 शेलिंग, लेकिन यहाँ कभी गोला ऐसा नहीं आया पार का, तो उस धोखे में ये सब लोग लगे। तो मेरी फैमिली भी यहाँ थी, बाकी लोग भी थे यहाँ, तो हमने सोचा कि यहाँ इधर गोला नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ सेफ है। तो उसी धोखे में मतलब ये इधर बमबारी जब स्टार्ट हो गई, पीछे मतलब लगने लगे गोले, तो इस हड़बड़ाहट में उसके जो छरे हैं, एक गोला पीछे लगा। मैं खुद यहाँ नहीं था, मैं जम्मू था, तो उस हड़बड़ाहट में मतलब जब गोले के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमारे मकानों की छतों पर जब गिरने लगे, तो ये बच्चे सब ये मतलब फैमिली मतलब पैनिक हो गई, डर गई। तो उस घबराहट में मतलब किसी ने बोला यहाँ से मतलब भागो भागो, निकलो जल्दी जल्दी। तो पैनिक होकर मतलब सब ने मतलब इस गाड़ी में मतलब निकले, 1-2 गाड़ियाँ आगे थी, तो उसमें ये बैठे थे। यहाँ से कोई मेरा ख्याल 1.5-2 किलोमीटर का फासला होगा। तो कहीं से मतलब आया, मतलब वो ये नहीं पता फिर वो ड्रोन था या इनका वो था, तो कहीं वो पीछे लगा, उसकी वो छरा जो होता है वो आकर इनको हिट हुआ गाड़ी को। तो उसमें एक लेडीज जख्मी हो गई। हालांकि सबको पता है कि वही जख्मी हो गई। रात को लाइट इसको अंदर नहीं जलाया था, ये भाग रहे थे, तब तक इसकी जो छोटी बेटी थी वो साइड में बैठी थी, तो इसको हिट हुआ, तो ये इसका मतलब वो क्या बोलते हैं सर उसके ऊपर आ गए। इसने आवाज़ कोई नहीं निकाली, उसका सर जब उस बेटी ने मतलब अपना हाथ गर्म जैसा देखा, ये ऊपर से आया, छत से आया। हाँ, छत से इसका छरा आया, पूरा गोला नहीं लगा। अगर पूरा लगता तो इसमें एक आदमी नहीं बचता। तो कितने लोग थे? फुल गाड़ी थी। अच्छा, फुल गाड़ी। हाँ, फुल गाड़ी थी। तो ये एक ही फैमिली थी या इस इलाके के लोग थे? नहीं, हमारी फैमिली थी, मतलब अपने रिलेशन में थे, कोई चाचे ताए थे, मतलब ऐसे मेरी फैमिली भी थी, एक अपने क्लोज फैमिली थी, मतलब 2-3 घरों की फैमिली थी। इनका यही कहना कि यहाँ पे अमान जो है वो रहना चाहिए। और देखा जाए इस सीज़ फायर वायलेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि अलग अलग मुकामात पे, चाहे सलामाबाद, उड़ी, कमलकोट या देखा जाए बिजामा के मुख्तलिफ इलाकों में, या इसके साथ साथ गिंगल के मुख्तलिफ इलाकों में, या इस साइड में जो राजरवानी या लगामा या दीगर जो मुकामात है जहाँ पे काफ़ी हद तक जो है नुकसान हुआ। हालाँकि इंतज़ामिया भी जो है इस वक्त मुतरद नज़र आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो है सियासी लीडरान जो है वो इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। चाहे यहाँ पे PDP की जो सदर महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी यहाँ पे दौरा किया, और इसके साथ साथ यहाँ पे रामबन जिले में वाक़ा बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तमाम गेट बंद कर दिए गए हैं। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब हालिया दिनों में हिंद पाक कशीदगी के पस मंज़र में हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने सिंध तास माहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया था। वाज़ेह है कि सिंध तास माहदा 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान आलमी सालसी के तहत तय पाया था, जिसके तहत भारत को दरियाए ब्यास, रवी और सतलुज के पानी पर मुकम्मल इख्तियार दिया गया, जबकि पाकिस्तान को चिनाब, जहलम और सिंध के पानी तक रसाई की जमानत दी गई थी। ताहम अब भारत ने पहली बार इस मुआहदे को तातुल में रखते हुए इसके तहत पानी की तकसीम पर अमल दरामद रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक गेटों की बंदिश के साथ साथ चिनाब पर मज़ीद वाटर प्रोजेक्ट्स का भी जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में पानी के ज़खायर और इस्तेमाल का कंट्रोल बेहतर अंदाज में भारत के हाथ में रहे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब वाटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जहलम, चिनाब और रावी नदियों पर नया नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने का ऐलान भी किया है। शेर कश्मीर पार्क से लाल चौक श्रीनगर तक आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान समेत कारकुनों ने शिरकत की है। ये मार्च ऑपरेशन सिंदूर की
कामयाबी और फौजी रद्दमल को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्कद किया गया है। इस मौके पर कहा गया है कि फौजियों ने सरहद पर साबित कर दिया है कि भारत अब दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश नहीं बैठेगा बल्कि जवाब देगा। फौज ने गाड़ दिया। पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन और हमारी शहरी उनको निशाना बनाने की जो कोशिश की उसको हमने नाकाम करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 एयर बेसिस को तबाह किया। आज की जो रैली है ये रैली उस जीत के लिए जो जीत भारतीय सेना ने पूरे देश को दी, ये उसलिए कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल गिराकर दुनिया को मैसेज दी कि दहशतगर्दी किसी भी शेप में हमें मंजूर नहीं। पहले पाकिस्तान रेंगते हुए दहशतगर्द भेज रहा था, इस बार उसने हवाई दहशतगर्दों को भेजा, उनको भी हमने मिट्टी में मिला दिया। आज ये भारत की जीत का जश्न है। देख रहे हैं फिर से खुशी का माहौल है। टेररिज्म और जो टेररिस्ट अटैक यहाँ पे हुआ था, जो दुश्मन की चाल थी कि जम्मू कश्मीर को हम फिर से परेशानी में डुबो देंगे, वो उनकी चाल खत्म हो गई है। अब यहाँ टेररिज्म का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। और जो आज हम सैल्यूट करते हैं, अपने सेनाओं को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ी और दुश्मन को शिकस्त दी। सोसाइटी जम्मू की जानिब से आज इंदिरा चौक में भी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा, जुगल किशोर शर्मा और दीगर लीडरान के साथ साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाकिस्तान 90 घंटे भी जो है वो लड़ाई नहीं कर सका और पाकिस्तान ने घुटने टेके। आज हम उन वीरों को सल्यूट करने हेतु तिरंगा रैली के रूप में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। सिविल सोसाइटी द्वारा ये रैली रखी गई है। अलग अलग संस्थाओं से लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग समुदाय से लोग यहाँ पर हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड। हर रिलीजन से लोग यहाँ पर हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर हैं। मुझे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ एक आम नागरिक होने का के नाते मुझे इस रैली में शामिल होने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि इस तिरंगा रैली ने और खास तौर पर हम लोगों ने, हमारे सिपाहियों ने सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा की है, उनको जो है ये रैली समर्पित। देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है ये नया भारत है, तो पाकिस्तान को किस प्रकार से ये स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है और पाकिस्तान जो किस प्रकार से इस पर जो है वो अमल करेगा? आप ये मानकर चलिए कि जो देश 90 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सका, देश के प्रधानमंत्री जी ने 22 मिनट के अपने वक्तव्य में सीधे तौर पर बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं। खून और पानी जो है साथ में नहीं बहाए जा सकते। अगर वो लोग खून बहाते हैं, हम उनको पानी देंगे, ऐसा कदम नहीं होगा। अगर वो हमारे साथ ट्रेड चाहते हैं तो उनको टेररिज्म जो है वो छोड़ना पड़ेगा। एक बात मान के चलिए। और आज पाकिस्तान एक हाशिए पर खड़ा हुआ देश है जिसका किसी देश ने समर्थन नहीं किया। हमारे देश का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है, इसलिए हमें किसी से झुकने की जरूरत नहीं है, ना किसी से डरने की जरूरत है। भारत हमेशा अखंड भारत विजय है, वो बन के रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा रैली आप निकाल रही है, क्या एक स्ट्रांगली मैसेज जो है वो पाकिस्तान को भी जाएगा इस तिरंगा रैली? देखिए, हमारी जो सेना है उसका जो पराक्रम है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने बड़ी बखूबी से दिखाया है। जो पाकिस्तान है उसने बहुत सारे अटैक किए और हमारे जो इंडियन आर्मी है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी ताकत को हमारी दिखाया गया है कि इंडियन आर्मी जो है बहुत बड़ी है और मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उनके नेतृत्व में ये कार्य होने भी चाहिए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस अबाउट द टेररिज्म। हमने कहा टेररिस्ट जो भी जितने भी हम खत्म करके रहेंगे, पीओजे के लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये जो तिरंगा झंडा है ये हमारी आन शान बान है और हम सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और सेना का धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तिरंगा रैली जहाँ पे साफ तौर पर ये संदेश दिया गया है कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की सेना ने, भारत वायु सेना ने
और जिस प्रकार से हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें भी ट्रिब्यूट जो है वो किया गया। ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से सक्सेसफुल रहा, उन तमाम चीजों को ये तिरंगा रैली जो है वो आज दर्शाते हुए नजर आ रही है। और KGBV स्कूल बुरनपट्टन 2008 में कायम किया गया था और इसका इंतजाम महकमे तालीम के ज़रिए इंतजाम है। ये स्कूल लड़कियों के लिए हॉस्टल की सहूलियात के साथ कायम किया गया था, लेकिन आज तक स्कूल में हॉस्टल की सहूलियत दस्तियाब नहीं है, क्योंकि हॉस्टल की सहूलियात के लिए फ़ंड्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चाह रहा है फिर स्कूल हॉस्टल की सहूलियत क्यों शुरू नहीं की जा रही है। ये मकामी लोगों ने इस पर सवाल उठाया है। मकामी लोगों ने आला हुक्काम से दरख्वास्त की है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जाए और फिलफौर हॉस्टल की सहूलियात को काबिल इस्तेमाल लाया जाए। हम चाहते भी है कि इसको जो है रात के नाइट शिफ्ट के लिए चालू किया जाए, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं इनका मुस्तकबिल बने, ये भी पढ़े, या डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी बच्चियां हैं वो मुनफरिद इदारा था। इस ज़िम्न में उनको हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे, ताकि कौम की जो बच्चियां हैं इनको कम से कम ये तालीम की जीनत से, ये तालीम के जेवर से ये आरास्ता हो जाए। बस यही हमारी गुजारिश है। 2008 में KGBV स्कूल का क़याम अमल में लाया गया था बुरनपट्टन में, मगर अभी तक इस पे जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो चालू नहीं की गई है। हालांकि इस पे बाज़ाब्ता तौर पे जो फंड्स आ रहे हैं वो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए भी आ रहे हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा कुछ अवेलेबल है स्कूल में, मगर अभी तक इस पे नाइट फैसिलिटी चालू क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि जो ये स्कूल ये मखसूस गर्ल्स के लिए रखा गया था, ये सारा कुछ जो भी रकम खाने पीने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक वो वहाँ से आ जाता है, मगर अभी तक इस पे हॉस्टल फैसिलिटी चालू नहीं की गई है। हालांकि अगर स्कूल के बारे में बात करेंगे तो रोल भी इसमें उतना खासा नहीं है जितना होना चाहिए था। हालांकि अगर इस पे हॉस्टल फैसिलिटी चालू हो जाती, शायद जो आसपास के इलाके हैं वो अपनी बच्चियों को इस स्कूल में दाखिला करवाते और इस स्कूल का रोल बढ़ जाता। मकसद इस स्कूल खोलने का था वो शायद यहाँ पे फोत हो चुका है, क्योंकि जो इस पे कहा गया था वो फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं दी जाती है। हालांकि बाज़ाब्ता इस पे फंड्स जो आ जाते हैं वो अकाउंट्स में आ जाते हैं, उन फंड्स का फिर क्या किया जाता है, क्या वो फंड्स लैपस होकर वापस चले जाते हैं या उस पर कुछ और किया जाता है, ये यहाँ पे महकमा ही जानता है। हमारी यहाँ पे सरकार से यही गुजारिश है कि अगर इस स्कूल का अमल इस गाँव में लाया गया था ताकि जो गाँव की लड़कियाँ हैं उनके लिए फैसिलिटी यहाँ पे मैसर हो और वो अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर पाए, हॉस्टल फैसिलिटी है वो आज तक चालू क्यों नहीं की जा रही है। गुजारिश रहेगी यहाँ पे आला हुकाम से, जो स्कूल अथॉरिटी से, कि वो जल्द अज जल्द इस स्कूल की तरफ तवज्जो देकर यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी चालू की जाए और साथ साथ में ये भी देखा जाए कि जो फंड्स इस स्कूल के लिए आ जाते हैं क्या वो प्रॉपर वे में खर्च किए जाते हैं या कुछ और किया जा रहा है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, बुरनपट्टन। बलीसा प्रीमियर लीग का शानदार इफ्तिताह बदरवाह के MLA दिलीप सिंह परिहार ने किया है। इस मौके पर मकामी अफराद भी मौजूद थे। ये इवेंट क्रिकेट के शायकीन के लिए खुशी का बायस बना, क्योंकि बलीसा का ये नुमाया टूर्नामेंट हर साल हज़ारों शायकीन को अपनी जानिब खींचता है। MLA दिलीप सिंह परिहार ने इस मौके पर ग्राउंड की मज़ीद तरक्की का वादा किया ताकि खेलों को मज़ीद फ़रोग़ मिले और इलाके तरक्की करे। बॉलीवुड के मारूफ फनकार राजा सरफराज की मौजूदगी ने तकरीब को चार चांद लगा दिया और मकामी टैलेंट और खेलों के फ़रोग़ की अहमियत को उजागर किया गया। मैं तो सबसे पहले बलीसा प्रीमियर लीग जो यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है इसके लिए सभी युवाओं को, यंगस्टर्स को मुबारकबाद दूंगा। आज जिसका हमने इफ्तिताह किया, इसका इनॉग्रेशन किया, तो मेरी ओर से पूरे बलीसा के नौजवानों को मुबारकबाद। एक सेइंग है कि प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल, तो मेरी सभी टीमों से गुजारिश रहेगी कि जितनी भी यहाँ टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि क्रिकेट को अच्छी तरह खेलें, क्रिकेट के स्पिरिट में खेलें, और सभी टीम जितनी भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और सभी ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, मेरी ओर से उनको मुबारकबाद। और हमारा मकसद यही है एडमिनिस्ट्रेशन का कि नौजवानों को नशे से दूर रखना है, खेलो इंडिया की तरफ ज़्यादा रुझान कराना है यंगस्टर्स का, ड्रग्स से दूर रखने का, ताकि नशा मुक्त समाज की जो है हम मैं कहूँगा कि एक अच्छी फाउंडेशन डालें यहाँ से
और जो हमारा ये स्टेडियम किल्होत्रान का है, जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 3 साल से यहाँ पे बहुत सारा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, हर साल ऑर्गेनाइज होते हैं। तो जितनी भी पेरीफेरी की पंचायत हैं, करीब 20 या 25 के करीब जो है ये कैटर करेगा, और आने वाले टाइम में नेशनल लेवल की टीम जो है मैं उम्मीद रखूँगा कि यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, भलेसियों का वन ऑफ द डीपेस्ट रूट जो दिल का एक इमोशन है ना, जहाँ पे सारे लोग वोटिंग करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए मैंने देखा हुआ डेट से, तो वो क्रिकेट का एक सपोर्ट्स में वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट माना जाता है। आज ये देखिए तस्वीर जो आपके बैकग्राउंड में भी है, वो बहुत खूबसूरत सी तस्वीर है, जहाँ पे युवाओं को एक्टिवेट किया गया है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, जो हमेशा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी एक विजन रहता है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का। और ज़रूर मेरी कुछ टाइम पहले डीसी साहब से जब बात हुई थी, तो उनका भी यही मोटिव है डीसी डोडा श्री हरविंदर सिंह IAS साहब का, कि हम जगह जगह डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस तरह के मेले लगाना चाहते हैं, जिनकी वजह से यूथ मोटिवेट हो जाता है। मेरा भी खुद का जो स्पोर्ट्स है, फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट ही है, और मैं तमाम भलेसों को इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देता हूँ। खास करके जो ये टूर्नामेंट प्रिंस भलेसा, जो एक ओल्डेस्ट क्लब है, 90s के टाइम जब यहाँ पे बहुत अच्छे से टूर्नामेंट स्टार्ट जब कल्चर हुआ था, जब कोहिस्तान, एवरेस्ट जैसे क्लब्स यहाँ के बहुत फेमस हुआ करते थे, मुझे याद है। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने अपने फर्स्ट अंडर 19 टीम मैंने ही रजिस्टर करवाई थी, और फरीदिया भलेसा के नाम से फर्स्ट अंडर 19। तो वो सारे इमोशंस एक साथ जुड़े थे। आज इनागुरेशन था मेरी तरफ से। प्रिंस के जितने भी ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनको फुल सपोर्ट कीजिए, इस टूर्नामेंट को मिलके कामयाब बनाए। हम टूर्नामेंट जब शुरू करवाए तो ये टूर्नामेंट जो शुरू हुए, तो उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ ग्राउंड के लिए क्लोहत्रान के लोगों ने ज़मीन दी है, दान किया है। तो मैं क्लोहत्रान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हज़ारों कनाल ज़मीन जो है उन्होंने गवर्नमेंट को दान किया है। हम इस पे मैंने वादा किया इन लोगों से, एक तो इसको प्रोटेक्शन वाल दिलाएंगे, दूसरा ये स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम एक बनाएंगे। और हम जहाँ गए हैं, हमने जो वादा किया उसको पूरा किया है। चराला में मैंने इनको 1.5 करोड़ रुपए माना था, 3 करोड़ रुपए दिलाया। पाथान में हमने 1 करोड़ रुपए माना था, 3 करोड़ रुपए दिलाया। इस तरीके से भद्रवा में पैसे दिलाए। यहाँ आपने अब जगह दी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ दूसरी बार फिर क्लोहत्रान के लोगों को, बाशूर नौजवानों को, लोगों को, कि जिन्होंने भलेसा की रौनक बढ़ाई, भलेसा की शान बढ़ाई। ये इतने हज़ारों कनाल ज़मीन जो यहाँ इन्होंने दी है, इसकी अब जिम्मेवारी हमारी है, इसकी परवरिश करना हमारी जिम्मेवारी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। इस वक्त में भलेसा के खूबसूरत इलाके में, और इलाका है भलेसा। भलेसा का इकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम किल्होत्रान, जहाँ पर BPL का यानी कि भलेसा प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन शुरू होने जा रहा है। भलेसा के लोग इंतजार करते हैं पूरे वर्ष की ये मेला यहाँ पर सजे। लाखों युवा यहाँ का इस मेले का इंतजार करते हैं, और चिन्हाव वैली के विभिन्न इलाकों से आकर के खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जी हाँ, ये धरती है गुलाम नबी आजाद साहब की, ये धरती है गुलाम रसूल आजाद साहब की, ये धरती है मिथिर मनाह जैसे क्रिकेटर्स की, ये धरती है चैन सिंह जैसे शूटर्स की, जिन्होंने दुनिया के पटल पर हमारा नाम रोशन किया। जरूर है कि भलेसा में ग्राउंड स्पोर्ट्स जो फैसिलिटीज हैं वो नाम मात्र के बराबर हैं, क्योंकि केवल एक फैसिलिटी यहाँ पर जो है वो ये ग्राउंड है जहाँ पर इस समय मैं खड़ा हूँ, स्पोर्ट्स स्टेडियम किल्होत्रान। और इसमें भी प्रोटेक्शन का काम जो है अभी तक हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में भी सोचना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर आज MLA भद्रवा दिलीप सिंह परिहार पहुंचे, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। इनके साथ SDM अरुण कुमार बडियाल, SDPO बुंदो और तहसीलदार भलेसा और यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। एक अच्छा अवसर यहाँ के युवाओं को दिया जा रहा है। मैं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को भी यहाँ पे बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत मेले को यहाँ पर सजाने का काम किया, जिसका इंतजार इस भलेसा के लाखों हुकूमत की जानिब से ज़िला पुलवामा में नाला और उमशी पर 2 मकामात पर पुल की तामीर को नबार्ड के जरिए मंजूरी दी गई है, जिससे पुलवामा और बडगाम अजला के कई देहात का आपस में राबता बेहतर होने की उम्मीद है। अवाम ने इस हवाले से जहाँ मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इन पुलों पर तामीराती काम को शुरू किया जाएगा और उन्हें जल्द ही पाई तकमील तक पहुँचाकर अवाम को राहत नसीब होगी। पुलवामा के देरी और गूसू के अलावा द्रबगाम और कमराजीपुरा के लिए पुलों की मंजूरी दी गई है। मेंबर असम्बली राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने RNB वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि देरी और गूसू के दरमियान आर्जी राबता बनाने के लिए पहले डाइवर्शन बनाया जाएगा, उसके बाद दोनों पुलों पर तामीराती काम को शुरू किया जाएगा। गई सठा काल पे लगभग गई 10-12 वरी डिमांड करान यह गई सठा सहूलियत युस बडगाम डिस्ट्रिक्ट पुलवाम डिस्ट्रिक्ट अत गई पान वही कंटेक्ट सठा मशकूक यहंद यह संग बुनियाद हिस लागन
तो सठा मशकूक युन लिहाजा कि अपील करान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला गवर्नर साहब गुजारिश करान कि यथ लगे दस्ती दस्ती कम तक सठा सहूलियत अपार यपर सारे अपार गूस यपार दूर अत बडगोम मोड सठा बडगाम पे शहर तह सठा शार्ट कट यह सड़क यह ग शार्ट कट। बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आने जाने में काफ़ी दिक्कत रही है, तो गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है तो इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तो मानो कि यहाँ पे जो गूसू है और यहाँ से दूरी है, मुरन भी है और मित्री गांव भी है, तो यहाँ आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये कदम जिन्होंने मंजूरी दी है कि ये यहाँ से पुल बना दिया जाए। देखिए, खुशी का मुकाम है खास राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, क्योंकि 2 बड़े पुलों के बना को कंस्ट्रक्ट करने की मंजूरी मिली है। एक पर जो हमारा दूरी गूसू के दरमियान जो पुल तामीर हो रहा है उस पर करीबन 17 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, और ये जो जबगाम पायन में जो पुल बनेगा इस पर भी 11-12 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस पर मंजूरी हुई है, और जो कंसर्न उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलवामा है RNB के, उसके पास भी आर्डर पहुंचा है, उसको डायरेक्शन मिली है कि वो टेंडरिंग के लिए प्रोसेस करे, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कुछ दिनों के अंदर अंदर 10-15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर टेंडरिंग का प्रोसेस हो जाएगा। टेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर, और उसके बाद उन दोनों पुलों पर काम शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह मेरे ही टेनवर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये गवर्नमेंट बनी है, इसी के टेनवर में हम उन पुलों को कंप्लीट भी करेंगे और ट्रैफिक के लिए उनको खुला भी छोड़ेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का ताज़ा शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।